Assalamu alaikum. My name is Sumbul. Those of you who know me know that I have been associated with the field of education for the past 6 years. And prior to that, I was working within the field of human resources. Today, I'm going to be discussing with you a very important topic, which is parenting in the age of artificial intelligence. To take this discussion forward, I have with me a very learned colleague of mine who was working with me in Bharat. And he has also worked as the head of HR for Wateen and Beacon House, besides other organizations. So before I take this conversation any further, let's join in Mohammed Salim. Assalamualaikum, क्या हाल है जी आपका? I'm good. How are you? I'm fine, जी. Great. Thank you very much for inviting me for this particular podcast. It's a real pleasure to talk to you about this particular topic that we are going to discuss. That how to raise our kids in the age of artificial intelligence, and what as parents we can do and not do so that के हमारे बच्चों के ऊपर जो है इस किस्म का एक अच्छा इंसान या अच्छा एक ह्यूमन बीइंग उनको जन्म बनाया जाए. Right. So, Salim, as you know, you've also two beautiful children of your own. One who has just graduated from LUMS, and Right. the other one is still studying and is, I believe, just completed her A levels from TNS. Right. So, I just want to understand, like, what challenges, before we go into the challenges, I want to understand how do you compare the childhood and adolescence and teenage today Right. with the time that you were raised? Right. Okay, I mean, जो मेरी पैदाइश है बेसिकली वो 67 की पैदाइश है. I was born in 1967. तो वो और जंग में मैं पैदा हुआ था, और वहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे जो वाले साहब हैं वो लॉयर थे, जिम्मेदार भी थे, वहाँ पर काम करते थे. तो और झंग एक छोटा शहर है, उस वक्त की जो पॉपुलेशन है उस वक्त झंग की वो ऑलमोस्ट 50,000 के करीब थी. आज भी उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5-5.5 लाख आदमी वहाँ रहता है. एक्सेस था बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोगों का नेचर की तरफ इस सेंस में कि जिस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं जो आजकल की दुनिया में अवेलेबल है, यानी मेरी को 60 साल की उम्र में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो ज़ाहिर है आज से 60 साल पहले नहीं थी. Right. 60 साल पहले का पाकिस्तान फ़र्क था, आज का पाकिस्तान फ़र्क है. एंड वहाँ पर जो जिस किस्म की हम लोगों की जो सहूलियात मौजूद थी, बोथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. पॉजिटिव इस सेंस में कि जो नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा था, प्लेग्राउंड्स मौजूद थे, बाहर आना जाना बड़ा था. तो इस किस्म का जो पेरेंट्स हैं वो जो सिक्योरिटी का जो कंपोनेंट है जो कि आजकल हम अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, एज सच नहीं था वो, या उस किस्म का जो फियर फैक्टर है वो नहीं था. Right. आज का जो माहौल है वो फ़र्क है. आज का माहौल इस सेंस में फ़र्क है कि जो एजुकेशन है उसकी जो डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ गई है. बच्चे जो हैं उनके जो अगर आप करिकुलम्स को उठा के देखें, जिस तरह मैंने बीकन हाउस में काम किया एज हेड ऑफ एचआर को 3 साल के लिए, और आप भी एक्चुअली एजुकेशन की तालीम एजुकेशन की जो फील्ड है उसके साथ आप एसोसिएटेड हैं. तो अब जो जिस किस्म की जो लेवल ऑफ एजुकेशन मौजूद है या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बच्चों के साथ है वो पहले नहीं थी. आज से अगेन 60 साल पहले या आज से 50 साल पहले वो मौजूद नहीं थी. Okay, let me राइट. stop you here and ask another question. राइट. That do you think कि ये जो in the last 20 years, Right. particularly, Hmm. जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स की जो इंटरवेंशन है एजुकेशन की फील्ड में, राइट. obviously we know कि इसकी कुछ बेसिक बेनिफिट्स तो हैं बिल्कुल हमें सही. राइट. रिसर्च पर्सपेक्टिव से भी और क्लासरूम को राइट. इंक्लूसिव बनाने की पर्सपेक्टिव से और उसको इंटरैक्टिव बनाने की पर्सपेक्टिव से. But do you think the positives outweigh the negatives? How would you look at that? Some definitely positives outweigh the negatives. There is no doubt about it. और जो टेक्नोलॉजी है जिस किस्म की जो आजकल मौजूद है बेसिकली बच्चों के हाथों में, हमारे हाथों में, वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो कहते हैं ना कि एक इट्स लाइक
गॉड लाइक काइंड ऑफ द फिनोमेना, वेयर बाय कि आपके पास आपके पाम के ऊपर पूरी की पूरी जो मुझे लगता है कायनात एक्चुअली आपके पास ओपन है डिफरेंट एप्स के साथ. आई मीन समवन वाज टेलिंग मी कि फेसबुक के ऊपर ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 2 अरब आदमी या 2-2.5 अरब जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं फेसबुक के वो मौजूद हैं. एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब, सेम गोज फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो आजकल की मैं बात कर रहा हूँ. इवन अगर आज से 20 साल पहले चले जाएं, जिस तरीके से आज से 20 साल पहले व्हेन यू टॉक अबाउट, आज से 30 साल पहले चले जाएं, तो आप से 95 में चले जाएं. अब 95 में मैं एक्चुअली लम्स गया था पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए, और मेरे जो कंप्यूटर्स के साथ जो इंटरेक्शन है उस टाइम के ऊपर फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ था. उससे पहले मैं यूईटी में था और यूईटी में 92 तक मैं पढ़ता रहा वहाँ पर. एंड फ्रॉम 87 टू 92 5 साल के अंदर अंदर हमारे पास एक कंप्यूटर लैब थी मौजूद थी स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट में. और वहाँ पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस डर से नहीं जाता था कि अगर कोई चीज़ टूट गई या कोई ख़राब हो गई तो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी बड़ी होगी कि मेरे वालिद साहब जो हैं मुझे शायद घर से निकाल देंगे. तो इस किस्म का खौफ था कंप्यूटर्स का. फर्स्ट टाइम जब मैंने जाके कंप्यूटर्स को टच किया है या कंप्यूटर्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है वो हुआ है 95 में, आज से 30 साल पहले. और आज की सिचुएशन ये है. एंड फर्स्ट जो डेस्कटॉप मैंने खरीदा था वो आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज इन द ईयर 2000 और 2000. मैं नेस्ले में काम करता था उस टाइम के ऊपर. In the year 2000, I graduated from Lahore School of Economics. Right. And my first computer was also at that time. And prior to that, we had computers in the computer lab only. Right. मैं इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ. As you know that I have also been in, closely working with a couple of educational NGOs, particularly Door of Awareness and Roshan Sitara and the Citizen Foundation. Right. And जो इंटरनेट है और कंप्यूटर है और जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, वो डेफिनेटली ना सिर्फ के प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स बल्कि आजकल वो हमारे जो चैरिटी स्कूल्स हैं जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए हैं उन तक भी रसाई हमने बहुत से स्कूल्स में मुमकिन कर दी है विद द सपोर्ट ऑफ ऑब्वियसली funds from people and in some cases there is government funding also available. Right. But मैं ये देखिए, I'm not saying that obviously एक control का element बहुत ज़्यादा था जब we were children. Right. And parents were keeping a strict eye on the children. Right. But ऑब्वियसली आज का जो बच्चा है वो बड़ा एम्पावर्ड बच्चा है. ठीक है. और न सिर्फ कि वो घर में एक वॉरियर और एक किंग की तरह रहता है, वो क्लासरूम के अंदर भी बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है. राइट. टीचर का जो रोल है या जो एजुकेटर का रोल है वो आज एक फैसिलिटेटर का रोल है. एंड बेसिकली एक अच्छा इंक्लूसिव क्लासरूम उसको समझा जाता है जिसमें कि बच्चे जो हैं उनकी इनपुट और उनकी लर्निंग जो है वो अपने ही ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू उसको हम आगे लेके जा रहे हैं. ठीक है. सो आई हाउएवर फील कि the amount of time that the students today and the children today are spending on gadgets is at an alarming stage. And there are several studies जो कि इस चीज को second करती हैं, और there are a lot of research studies. In fact, there are certain countries that have already banned the use of Chromebooks in classrooms. Right. ठीक है. In Pakistan, however, we take pride in the fact कि हमारा जो education system है, हमारे schools में कितना ज़्यादा जो है स्टूडेंट का यूज है Chromebooks पे. कुछ schools में there are smart boards that are being installed and used for past at least 10 years or more. बिल्कुल. और कुछ schools में at a primary level बच्चे जो है वो यूज कर रहे हैं iPads को. Right. Learning पे. Right. My own child, when he was about 3 years old, had an iPad. Right. ठीक है. बट मुझे लगता है कि आज का जो एक बच्चा है जो स्पेशली जो टीनेजर है
because I'm raising a teenager. Right. And I feel कि जितना time वो अपने कमरे में spend करते हैं in front of a laptop or a screen, whether they are gaming with friends online, Right. they're playing on the PC, or they are studying, Right. or they're watching YouTube videos of different teachers. The amount of time that they are spending on the screens is damaging for them. And when you compare it with the amount of time they're spending outdoors in the field, Right. जहाँ पे वो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, या जिस तरह हम जब बच्चे थे तो हम डिफरेंट गेम्स खेलते थे, जिस तरह जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व था. Right. I think that is missing in today's time. What are your thoughts on that? जी, मैं इससे एग्री भी करता हूँ, पार्शियली एग्री करता हूँ. देखिए, जहाँ तक तो बात है ना कि फिजिकल एक्टिविटी की, वो बिल्कुल लिमिट हुई है, और उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एज पेरेंट्स हम लोगों का थोड़ा कसूर भी है, प्लस एट द सेम टाइम एक फियर फैक्टर भी है. Right. पहले ये था कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स में लोगों का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें कि काफी लोग रह रहे होते थे. तो उसमें जो एक एलिमेंट है ना, जो एक माहौल का, वो बड़ा रोल प्ले करता था. प्लस एट द सेम टाइम मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि जब मैं पैदा हुआ था, ये उस टाइप पे इवन जब 20-22 साल 25 साल की उम्र तक भी कि जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, ये डिफरेंट चीज़ों का एक्सेस मौजूद नहीं था. तो जो भी अपने काम करना होता था, ज़ाहिर है क्रिकेट के मैदान में या हॉकी के मैदान में या फुटबॉल के मैदान में जाके आप खेलते थे. यहाँ पर हम लोगों का मसला ये है कि पिछले चूंकि 20-25 साल से पाकिस्तान में एक माहौल भी रहा है, एक टेरर इन्फेस्टेड थोड़ा सा हम लोगों का वो कंपोनेंट भी रहा है. तो एक फियर फैक्टर हम लोगों के माइंड में आ चुका है, हम उसको तस्लीम करें या ना करें, या कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि जी मैं एक फियर फैक्टर है. तो बच्चा जब बाहर जा रहा होता है या इवन साइकिल के ऊपर ऑफ कोर्स बाहर जा रहा होता है, तो एक डर जो है, खौफ जो है, वो मौजूद है हम लोगों का. और यही होता है कि जी जो भी आपको लगता है कि इट्स बेटर कि वो घर की चार दीवारी में रह के कुछ एक्सप्लोर कर लें as compared to being outside all the time, जहाँ पर कि उनकी फिजिकल सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं है. मैं इसको अपना फियर कहता हूँ, एक फोबिया कहता हूँ, अपना पर्सनल फोबिया कहता हूँ. Right. लेकिन ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है. पॉजिटिव चीज यही है कि उनको बाहर जाना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, खेलना चाहिए, चोटें लगनी चाहिए, ठोटे खाने चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. जबान जो उर्दू जबान है उसके ऊपर ऑफ कोर्स, या जो भी उनकी जो लोकल जबान है उसके ऊपर उनको लिंगों को अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए. बिकॉज हम लोगों के बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है, यहाँ पर काम करना है, और यहाँ की ऑफ कोर्स दफ्तरों में जाना है, यहाँ पर इंटरेक्ट करना है. तो उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नहीं हो रहा, ये कम हो रहा है, ये कम से कम हम लोगों के जो हाउस होल्ड हैं उसमें कम हो रहा है. और उसकी अगेन बेसिक वजह जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों का ये कम से कम मेरा अपना फियर है कि बच्चा बाहर जाएगा, कुछ इंटरेक्शन, अगर उसको गाड़ी पे लेके जाना है, वो वहां जाना है. पहले ऐसे नहीं था. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि देखिए, आज का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें जो इंटरनेट है वो इतना अफोर्डेबल हो गया है. राइट. ठीक है, वो इतना अफोर्डेबल हो गया है कि वो सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी बन गई है एवरीडे लाइफ की. ठीक है, अगर आप आज के टीनेजर को, अगर आज के टॉडलर को, एक 7 या 8 साल के बच्चे को आप 1 घंटे के लिए इंटरनेट से दूर रख दें, तो वो जिटरी हो जाता है. बिल्कुल सही. ठीक है, वो इरिटेटेड हो जाता है. बिल्कुल ठीक. और यहाँ तक कि मैंने अपनी कॉलीग्स के 4 और 5 साल के बच्चों को देखा है कि वो फोन पे ऐसे क्लिक 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 करते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि नेट नहीं चल रहा. जी ऐसे. ठीक है, बिकॉज बिकॉज द पेरेंट्स आर वर्किंग, द फादर इज वर्किंग एंड द मदर इज वर्किंग. इन मोस्ट हाउस होल्ड्स टुडे, स्पेशली इन big cities like Karachi and Lahore and Islamabad, both the parents are working. Now, when the parents are working, the best alternative for making the kids spend time with the helpers and maids is that they, you give them a gadget and you tell them, "Acha beta, aap iske sath khel lo, watch a video, it's a sing-along song, ya kuch learning, educational aap dekh lo." बिल्कुल ठीक. However, ये चीज जो है अब जो है हर क्लास तक, जिसको हम कॉमन ज़मान में कहते हैं, हमारी जो लोअर मिडिल क्लास या जो हमारी एक्सट्रीम लोअर क्लास है,
जो कि पावर्टी लाइन के भी नीचे हैं, जिनको हम उर्दू में आम फहम में गरीब आदमी कहते हैं। राइट, आज गरीब आदमी की भी दस्तरस में है इंटरनेट, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ऐसे ही। ठीक है, मेरा जो चौकीदार है जो मेरे घर के बाहर ड्यूटी करता है, वो आया तो उसने मुझसे दूसरे या तीसरे दिन ड्यूटी पे कहा कि बाजी जरा प्लीज आप मुझे वाईफाई का पासवर्ड तो दे दें। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, एक चौकीदार की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है कि वो घर के बाहर नजर रखे और विजिलेंस उसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक। अब एक शख्स अगर उसको मैं इंटरनेट एक्सेस दे दूं, उसको अलाउड है, आई पे हिम टू डू इट, बट अगर उसको वाईफाई का ही एक्सेस मिल जाए तो ऑब्वियसली वो फिर बाहर बैठ के या कोई ड्रामा देखेगा या कोई फुटबॉल का मैच देखेगा, या अल्लाह जाने उसके चॉइस पर है कि वो क्या देख रहा हो। राइट, राइट। So, and there are no firewalls in our country. In most countries, in Arab countries like UAE, I know there are certain websites that are banned. Even WhatsApp is banned. So, there are not enough controls. I think हमारे मुल्क में फ्रीडम जो है कुछ एरियाज में हद से ज्यादा है, और उनमें एक एरिया जो है वो ये इंटरनेट भी है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रीडम इज नॉट गुड. Right. I'm not saying that freedom of expression is not good. What I'm saying is that we know where to draw a line as adults. बिल्कुल ठीक। However, our children don't know yet where to draw a line. And इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूंगी कि मैंने नेटफ्लिक्स का एक्सेस था मेरे घर पे। Right. अब ऑब्वियसली जब घर पे है, लाउंज में मेरे पास एक ही टेलीविजन है और वो घर पे उसका एक्सेस है, तो मेरा बेटा भी आके देखता है। ठीक है। So some of his favorite shows are, Suits. There is another one, Doctor House. And so ये कदरे प्रोफेशनल डिसेंट जो है सीरीज हैं, जो कि 16 प्लस को रेटिंग है, PG रेटिंग इस 16 प्लस है। लेकिन आप देखें कि एंड ऑफ द डे मीडिया के अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं वो बहुत ज्यादा hyped up और फैशन इन्फ्लुएंस्ड होती है। Right. Whether it is the field of law, जो सूट्स के अंदर लॉयर्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल यूएस में काम करने वाले लॉयर्स हैं। ठीक है। उसको देख के एक दिन मेरा बेटा कहता है, माँ आई वांट टू बी अ लॉयर। राइट। ठीक है, बिकॉज हार्वी स्पेक्टर की जो लाइफ है, आई वांट टू स्पेंड अ लाइफ लाइक दैट। ठीक। तो उसने एक विजन उसको मिल गया। बिल्कुल ठीक है। 2 हफ्ते बाद वो डॉक्टर हाउस देखना शुरू करता है। ठीक है। अब डॉक्टर हाउस के अंदर डॉक्टर हाउस जो है वो एक सेवियर है, who's a positive character. He's the hero of the series. बिल्कुल ठीक है। उसको देख के उसको लगता है कि I want to be a doctor. बिल्कुल ठीक। Now he's in final year of O levels. Right. He's in O3. और उस स्टेज पे आके उसने मुझे 2 महीने पहले कहा कि माँ, I think I have chosen my subjects wrongly. I don't want to take accounting and economics anymore. In fact, I want to take biology, physics, and chemistry. ठीक है। And I was like, in the final year of O levels, you're coming to me and telling me that you want to change your subjects to biology, physics, and chemistry that you haven't studied. Right. The last time you studied biology was in probably grade 7 or 8. Right. And now you're telling me in final year O levels that you want to switch your subjects. Why? He said, I'm sorry, I didn't think it through. मेरा mind change हो गया। So what I'm trying to say is, ये guided information नहीं है। There is a vast sea of information, ठीक है। और जहाँ पर बात आती है mentorship की, right? Mentorship is a big word, as you know. Right. मेंटोर कौन हो सकता है? आपका कोई उस्ताद हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके कोई चचा, कोई मामू हो, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, मस्जिद में आपको पढ़ाने वाले इमाम साहब, आपके कारी साहब। ठीक है जी। जब हम छोटे थे तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ दैट उसमें देवर, मतलब उस वक्त भी फैमिली में इश्यूज होते थे, बट most of us, like you were saying about yourself, were raised in joint families. There were bigger family system. There were dad and mom and a dada and a dadi and a nani in the house. Access right? जी। छोटे शहर, जिस तरह मैं तो छोटे शहर में पैदा हुआ, right. तो वहाँ पर ऑफ कोर्स जो नानियों का घर है वो बड़ा करीब था। लेकिन जब ईद आती थी सबको तो हमारे प्लान्स हो जाते थे साइड पर
और राइट वालदा कहती थी कि गाड़ी में बैठो और हम जा रहे हैं नानी के घर, जी बिल्कुल ठीक है ना? फिर तो 4 दिन के लिए जहाँ पेरेंट्स जा रहे होते थे, जी जी हमें वहाँ जाना पड़ता था सही है और वहाँ जाके बड़ा मज़ा भी आता था, बिल्कुल ठीक ठीक है ना? वो ईद नानी के घर में गुज़रती थी राइट और कुर्बानी होती थी, वहाँ हमारी खाला होती थी, हमारे मामू होते थे राइट और वो एक फैमिली, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कि हमें पता चलता था कि बड़ी ईद पर कुर्बानी होती है, Right. गोश्त कैसे बँटता है, खाना कैसे पकता है, राइट एक घर का माहौल था, जी जो कि आज की न्यूक्लियर फैमिलीज में अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही है? अच्छा आपने दो इसमें ना दो क्वेश्चंस किए आपने बेसिकली पहले क्या? तो आपने बात की कि अटेंशन स्पैन यस मैं मानता हूँ कि अटेंशन स्पैन्स कम हुए हैं इवन हम लोगों के कम हुए हैं मैं जब यूट्यूब देखता हूँ तो वो जो शॉर्ट वीडियोस है मुझे उसके देखने का बड़ा मजा आता है Right. बिकॉज वो ऑफ कोर्स होती है 20 सेकंड्स की 25 सेकंड्स की 30 सेकंड्स की 40 सेकंड्स की एंड आई एंजॉय दैट मैं पूरा प्रोग्राम अगर मुझे देखना पड़े किसी भी को पॉलिटिकल प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम है तो मुझे ऑफ कोर्स यही होती है कि यार ये किस तरीके से जैसे कहता है ना इसको भगा के देखा जाए जल्दी देखा जाए तो यस अटेंशन स्पैन्स बिल्कुल कम हुए जो किताब बीनी है जो किताब पढ़ने का जो रुझान है वो ऑफ कोर्स कम हुआ है लोग जो है ज़्यादा टाइम अपना जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर ऑफ कोर्स फोन के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं हम इन वीडियो जी जी बिल्कुल जाहिर है ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस आप होते हैं बिल्कुल होते हैं ये आई मीन अगर आप एक दिन में या 3 या 4 घंटे अगर आप अपने यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर अगर आप लगे हुए हैं तो लाजमी बात आप इन्फ्लुएंस भी होंगे उसका एक मैं वही कह रहा हूँ कि उसका एक डाउन साइड बिल्कुल मौजूद है लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड भी है उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बोर्डम कंपोनेंट है जो कि इवन बर्ट्रेड रसेल जैसे लोगों ने कहा हुआ है कि आगे दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू होगा किसी भी मुआशरे को केटर करने के लिए वो बोर्डम होगा ह्यूमन बींग्स का बोर्डम होगा साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ हमारे और इश्यूज हैं और मसले हैं लेकिन वही बात है कि जब आप ओवरकम कर जाएंगे तो आप यू थिंक अबाउट इट कि जब यू नो एवरीथिंग इज गोना बी देयर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि प्रोडक्शन भी आपकी होनी शुरू हो गई मार्केटिंग भी होनी शुरू हो गई बहुत आ गई बहुत ज्यादा चीजों की घर में ऑफ कोर्स चीजें बड़ी इकट्ठी हो गई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है वो एक पर्टिकुलर यू नो एक स्टेज तक पहुंच गई देन व्हाट आर द ह्यूमंस गोना डू आजकल एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि किया जा रहा है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इतनी प्रोडक्शन के बाद इतना सब कुछ रोबोट्स के बाद ऑटोमेट करने के बाद ऑटोनोमस ड्राइविंग के बाद ह्यूमन बीइंग क्या करेगा वो क्या काम किया करेगा वो हर वक्त बैठ के I think you जी are spot on. राइट क्या करेगा? आप you being in the field of HR, आप बताइए क्या करेगा? जी एक तो पहली बात ये है कि ये इसका क्या इम्पैक्ट होने जी, जी। वाला है एम्प्लॉयमेंट में? नहीं नहीं इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट एक तो ये जो सवाल है ना कि जी ह्यूमन बीइंग क्या करेगा या ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी ये हर चीज जो है ना ये सर्टेन जो Are people not going to lose jobs? नहीं पीपल आर नॉट गोना लूज जॉब्स ये मैं एश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये देखें कि इवन अगर आप जो कंटेंट है या जो ये कंपोनेंट्स हैं ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिस तरीके से अभी आप पुरानी बात कर रही थी कि जी हमारे पास जो एक्सेस है मेंटोर्स का वो मौजूद नहीं है या बच्चों के पास नहीं है जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो दो ही प्रोफेशन वहां पर थे या डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ अगर आपका मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो बिल्कुल ठीक है आप लायक आदमी है एफएससी आपने कर ली अगर आप एफए कर रहे हैं तो आप बेसिकली जो आर्ट्स में आप जा रहे हैं तो आपको कहा जाता था कि यार ये एक सवालिया निशान है ये बच्चा जो है ना इतना ठीक नहीं है और आर्ट्स वालों में भी अगर आपने सीएसएस कर लिया तो बड़े जबरदस्त हो गए आपका खानदान में नाम बन गया और उसके अलावा फिर मैक्सिमम जो प्रोफेशन बचता था वो ये सब वकील लॉयर का बचता था कि चलो यार और बच्चा कहीं भी नहीं है तो लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो बाकी लोगों के जो दिमाग थे उस वक्त बंद हो जाते थे इन 3-4 प्रोफेशंस के बाद आज आप ये देखें कि हम एक पर्टिकुलर स्टूडियो में बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो कितने प्रोफेशंस मौजूद हैं यानी घर में बैठ के अच्छा मुझे याद आया I'm sorry I'm cutting you here. नो इट्स I remember when we were working in Varid, जी जी so we hired something like 2,000 employees जी, in a period of a year and a half. जी ठीक है And फिर ऐसा एक टाइम आया कि we realized कि हमने कुछ excessive hiring कर ली है. ठीक है जी And if you recall, there was a complete department that we decided to, shut down. जी पे फोन्स का एक डिपार्टमेंट Right. मुझे अच्छी And तरीके there से were याद है about 250 employees that जी, we had to lay off. राइट ठीक है? So even at that time, and I'm talking about 2006, Yeah, right? yeah, Even yeah. at that time, things were changing so quickly that these employees that we had poached from outside राइट and who had joined our organization at higher salaries,
were asked to leave at 1 month's notice, जी right? जी बिल्कुल So now that AI is going to be there, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन से. लेट्स टेक अ टी ब्रेक और वापस आते हैं एंड ब्रिंग इट बैक टू पेरेंटिंग पे क्या इन्फ्लुएंस है ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. बिल्कुल। थैंक यू. Thank और जी बड़े मजे की गुफ्तगू चल रही थी और बात हम ये कर रहे थे कि लास्ट ईयर मेरे बेटे के एक ट्यूटर जो कि मेरे कॉलीग भी थे उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि और मैं इनफैक्ट एक दिन पहले मैं बाहर बैठी हुई थी लाउंज में एंड माय सन वाज हैविंग अ सेशन विद हिज ट्यूटर और मुझे आवाज आई कि वो बार बार अपने मैथ्स के ट्यूटर से कह रहा था कि सर हमें किस तरह से पता है ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि बेस कौन सा है. मतलब हाउ डू वी एस्टैब्लिश कि बेस कौन सा है. और जो ट्यूटर थे वो बार बार कह रहे थे कि ये देखिए बेटा ये नीचे वाला जो है बेस है बट एंड ही वाज रिपीटेडली सेइंग दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हाउ डू वी नो कि ये बेस है और ये जो दूसरी एंगल है ये परपेंडिकुलर, हाउ डू वी एस्टैब्लिश दैट. तो यही सवाल मैं अगले दिन अपने एक कॉलीग के पास ले गई एंड ही Right. सेड कि मुझे तो ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है और उन्होंने मुझे अपना सुनाया कि जब वो इंटरमीडिएट करके और उनके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो ओ लेवल्स करके जब अपने बैचलर्स के लिए गए एफसी कॉलेज तो उनके टीचर ने उनसे यही सवाल जो है बोर्ड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया Right, right. और लड़कों से पूछा तो not one child was able to clearly explain the fact कि ऐसा क्यों है. Right, ठीक right. है. So आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना ये चाहूंगा ओके अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑफ कोर्स एक बेस है उसके बाद एक परपेंडिकुलर है और फिर उसके बाद उसका एक जो एंगल के ऊपर जो चीज है मेरे नाम में ज़हन में नहीं आ रहा है उसको शायद और एक पाइथागोरस थ्योरम भी है. एक पाइथागोरस थ्योरम से आप ऑफ कोर्स उसकी जो अगर आपको किसी भी जो 3 साइड्स है और अगर उसमें से 2 साइड्स का पता हो और एक एंगल का पता हो तो आप उसमें से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. मसला ये नहीं है कि ये टेक्निकली ऑफ कोर्स आपको कितना एक अंदाजा है कितना एक पता है. मसला ये है कि आपने इसको इंटरेस्टिंग कितना बनाया है स्टूडेंट के लिए और कितना जब आज के जमाने में क्या कॉन्सेप्ट पे उतना ही फोकस है या आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रैमिंग है. क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हम from the conventional metric system we move to O levels. Right. ठीक है. Then from O levels we move to the IB system. बिल्कुल सही. A lot of schools in Pakistan, a lot of private schools move to Pearson and Excel. Right. Right. So there is change happening quite frequently, and there is more and more talk about having the student involved in the learning process more. Right. And the teacher जो कि हमारे ज़माने में उस्ताद था उसका जो रोल है has been reduced from an ustad, an instructor, a lecture giver, a presenter to now a sheer facilitator. ठीक है. So ये जो transition हुई है मुझे लगता है कि इससे ना हमारे ओवरऑल जो सोशल फैब्रिक है वो काफी हद तक डैमेज हुआ है. क्योंकि आज जो है वो ये चीज बड़ी प्राउडली एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइवेट स्कूल्स ब्रैग करते हैं कि जी हमारे पास इतने ज्यादा क्लासेस में क्रोम बुक्स है, हमारे इतने स्कूल्स जो है उनमें 100% जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी है और मल्टीमीडिया है. और यहाँ तक कि चैरिटी स्कूल्स भी जो हैं उनके अंदर भी वी हैव मल्टीमीडिया एक्सेस. To name a few, the Citizen Foundation, Bunyad Foundation, Door of Awareness, even a friend of mine runs Roshan Sitara. उसके अंदर भी हमारे पास क्लासरूम्स के अंदर some form of internet और devices हैं. इसका जो मैं फिर बात को उधर ही लेकर जाऊंगी कि इंटरनेट एंड देन फ्रॉम देयर वी टुक द चिल्ड्रन टू गैजेट्स सो मच के बच्चों का जो कॉपी वर्क है और जो हैंड राइटिंग एबिलिटी है और जो लिखने का जो प्रोसेस था, पहले हमारे पेरेंट्स के जमाने में तख्तियों से वो आया कागज पर, फिर इंक पेन से बॉल पॉइंट्स पर, और अब ये कि बच्चों की हैंड राइटिंग एबिलिटी ही नहीं है बिकॉज दे
have laptops and they can explain the concepts and they don't want to take notes. ओके सुंबल, देखिए एक जो समझने की बात है ना, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। एक तो ये है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले एक दौर था, एक ज़माने में, जिस तरीके से मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पर जो क्लासरूम है, उसमें जो कुर्सियाँ हैं, अगर वो भी पूरी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात थी। मैं यानी जंग में पढ़ा हूँ, वहाँ पर बेस्ट स्कूल था, सेक्रेड स्कूल था, मिशनरी स्कूल था, और वहाँ पर इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं, कम से कम कुर्सियाँ वगैरह मौजूद थी। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे और जो कि एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर इस्लामिया स्कूल भी था, बड़े अच्छे स्कूल्स थे वहाँ पर। हुसैनिया स्कूल था, उसके ऊपर डिफरेंट स्कूल्स थे जो कि गवर्नमेंट रन थे, और वहाँ पर मुझे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा फुकदान होता था। अब वो ज़ाहिर है फुकदान कम हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स स्कूल्स की हालत बेहतर हुई है, स्कूल्स जो है वो मॉडर्नाइज हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो कुछ तो है कि आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें मैं समझता हूँ इवन ये लैपटॉप्स का होना, या क्रोम बुक्स का होना, या मल्टीमीडिया का होना, या इवन टू एन एक्सटेंट कि आपके पास जो एक सॉफ्ट बोर्ड्स आ गए हैं, उसके अलावा आपके पास इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ गए हैं। तो ये तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो ज़माने में जिद्दत आएगी, तब्दीली आएगी, चीज़ें आएंगी, उस तरीके से आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स आप फिर उस ज़माने के साथ चल नहीं सकते। जिस तरीके से अब ये रॉट लर्निंग की अगर आप बात करें, तो रॉट लर्निंग इज़ नो मोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ रॉट लर्निंग पे अगर आपने लोगों को लगा देना है, अगर आपने वो सारे के सारे उनको रट्टा मारने पे लगा देना है कि जी कायद-ए-आज़म की जो 14 नकात हैं, वो आप रात याद करके आ जाएँ, और जो नहरी रिपोर्ट है उसको आप कर दें, तो इसका मकसद ये है कि लेकिन अगर आप देखें आज भी आप ओ लेवल टीचर्स से बात करें, राइट, जो स्किल्ड ओ लेवल टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स में बैठे हैं, राइट, जिनके नाम पे ट्यूशन सेंटर्स चलते हैं, राइट, और जिनके पास हर टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल के बच्चे शाम को जाते हैं, जिनको ए ग्रेड लेना है, तो वो आपको यही कहते हैं घूम फिर के कि मार्किंग स्कीम को रट लो। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, whether it is O levels or it is some other parallel system, उसके अंदर जो मार्किंग स्कीम है, या जो की है, या जो आंसर की है, पेपर पैटर्न को समझना, कितने देर हमने एक सवाल को अटेम्प्ट करने में लगानी है, अगर कोई क्वेश्चन हमारा क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है या एनालिटिकल है, तो हमने कितने पॉइंट्स उसको सपोर्ट आर्ग्यूमेंट पे करने में देने हैं, कितने हमने काउंटर देने हैं, ठीक है। तो माय सन फॉर एग्जांपल, उसको इतनी आदत है चीजों को लेंथ तक एलैबोरेट करने की कि वो कोई 2 पॉइंट पकड़ के उनको इतना एलैबोरेट कर देगा कि वो 2.5 सफ़े तक तो वो लिख देगा। लेकिन जहाँ पर स्कोर की बारी है, वो उस बच्चे के आएंगे जो कि 4 या 5 लाइन एक पॉइंट पे लिख के 2 पॉइंट्स फॉर और 2 पॉइंट अगेंस्ट में उस देकर अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूसिवली कंक्लूड कर देगा। बिल्कुल ठीक है। सो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्लासरूम के अंदर हम इंटरेक्शन चाहते हैं, और एक बड़ा ही एक इंटरैक्टिव क्लासरूम जो है उसको अच्छा क्लासरूम समझा जाता है, जहाँ पे कि टीचर सिर्फ आपको फैसिलिटेट करे और गाइड करे, और बच्चे जो हैं वो कॉन्वर्सेशन को इंटरैक्टिव रखते हुए आगे लेके चले। बिल्कुल ठीक है। बट जब हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात होती है, जब हम एग्जाम की तरफ जाते हैं और जब हम ग्रेडिंग की तरफ जाते हैं, तो फिर हम फिर हम जो हमारा CIEs हैं या कोई और हमारा जो सिस्टम है, whether it is UK based और USA based, तो उसके अंदर जो उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर there is a fair deal of cramming involved. खैर, let's keep that on the side, and let's come back to the challenges. What आपने काफी बात की कि देखें, आप अपने चाइल्डहुड से जब कंपेयर करते हैं आज के बच्चों की, इब्राहिम की चाइल्डहुड या हमदा की चाइल्डहुड को या आहिल की चाइल्डहुड को, तो हम बहुत एक डरे हुई चाइल्डहुड थी, जिसे हम डरते थे वालिद साहब से, वालिदा का खौफ था हमारे घर में, बड़े बहन भाइयों का इतना खौफ था, ठीक है जी, कि आप आई रिमेम्बर मैंने मास्टर्स अपना जो है इकोनॉमिक्स में चूज किया, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि भाई 2 MBAs हो गए फैमिली में, तो अब तीसरा MBA की जरूरत नहीं, अब तुम MSc इकोनॉमिक्स कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी थी अंडर ग्रेड में, तो मैंने इकोनॉमिक्स ले ली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा स्कोर भी कर लिया। बट आज का बच्चा जो है उसके पास इतनी चॉइस है कि वो ओ लेवल्स पे ही या पहले स्टेप पे ही अपने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें ही कंफ्यूज्ड है। उसको नहीं समझ आ, एक दिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, अगले दिन वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, उससे अगले दिन वो चाहता है कि वो मीडिया में चला जाए, राइट। ठीक है, या फिर वो एक दिन कहता है मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ। देखिए सुबल, इसमें आपने आपका जो एलिब्रेशन है उसमें ऑफ कोर्स दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि चैलेंजेस क्या हैं आजकल के, और दूसरा ये है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कन्फ्यूजन मौजूद हुआ है। और तीसरा आपका सवाल का ये एलिमेंट था कि सीआईज वगैरह या कोई भी जो एग्जामिनेशन का जो एग्जाम प्रोग्राम है, सिस्टम है, वो चाहता है कि आप कुछ ना कुछ सर्टन चीज़ याद करके आएँ और एग्जाम में आके 3-3.5 घंटे के अंदर अंदर जाके आप प्रोड्यूस करके दिखाएं उन लोगों को, और उसके ऊपर वो आप उसको सर्च आउट करते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है हम जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं ये क्यों बने हुए हैं? एग्जामिनेशन सिस्टम्स एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च आउट करने के लिए बने हुए हैं कि आपने एक चीज़ या आपने एक सब्जेक्ट जो है वो 6 महीने साल के लिए पढ़ा। खासतौर पर स्कूल्स की अगर आप बात करते हैं तो आपने एक सब्जेक्ट को साल के लिए पढ़ा, और साल के बाद आपने उसमें क्या रिटेन किया, क्या रिटेन नहीं किया, क्या समझा, क्या नहीं समझा, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और आपको उनको जवाब देना पड़ता है। तो दैट शोज कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चर मौजूद होने की जरूरत है। जी, बिकॉज अगर वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर्ड ही होगा, हर चीज ही हवा में होगी, तो जाहिर है आप, इसका मकसद है कि लर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना जो वक्त है वो इधर उधर लगा रहे हैं। रिटेंशन बड़ी तो इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन, और एक होती है रिटेंशन आपने क्रैम किया हुआ है। जी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि जी नेहरू रिपोर्ट आपने जो रटा मारा हुआ है, लेकिन उसका जो स्याप सबाक है उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा नहीं है। अब जो इवन जो एग्जाम सिस्टम है वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। यानी अगर हम मैट्रिक एफएससी की बात करें तो थोड़ा सा जो हालात थे वो ज़रा डिफरेंट थे। आज अगर हम सीआईईज की या फॉर दैट मैटर आईबी वगैरह की बात करें तो सिचुएशन फर्क है। बट हैविंग सेड दैट, एक स्ट्रक्चर की और एक बैलेंस की आपको ज़रूरत रहती है समझने के लिए कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको कितना एक अंडरस्टैंड किया है, कितना एक पढ़ा है, और कितना एक आपकी रिटेंशन है, कितना एक समझा है आपने उसको। तो इसी वजह से उसको जो एग्जाम है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। दैट्स वन थिंग। बिहेवियर की तरफ अगर हम इसको नैरो डाउन करें, राइट। बिहेवियर पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, जी जी। जिस तरह मैं ये बुक मैंने देखी एंड आई got really fascinated and I bought it. It's by Jonathan Haidt, The Anxious Generation. How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. ठीक है जी, ठीक है। So from, I mean, I haven't had a chance to read the book entirely yet. But what are your thoughts on the anxiety and levels of this generation? I know that every school these days have, besides a career counselor, they have well-being counselors ठीक है। in their schools, and there are tons of students in every classroom that have anxiety issues, and that are seeking time with the well-being counselors as well as the class teachers. What are your thoughts on that? जी मैं वही कर, मैं समझता हूँ ये प्रोग्रेस है। देखिए, एक चीज को अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव लेने का एक तरीकाकार है। एक तरीकाकार तो ये है कि जी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और हमारी जो माशरा है या हमारे जो बच्चे हैं उनका जो रुझान है टूवर्ड्स एंग्शियस माइंड्स, उनके एंग्शियस माइंड्स हैं, और एंग्शियस माइंड जो है वो अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी कोई चीज़ अपने लिए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक इसका नेगेटिव साइड है। Right. ठीक, एक इसकी पॉजिटिव साइड भी है। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इसका मकसद ये है कि जो पेरेंट्स हैं या ओवरऑल माशरा है उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। जिस चीज़ का फुकदान मौजूद था पहले, कि जिस तरह आपने कहा कि जी भाई ने ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, तो आपने ये पर्टिकुलर कैरियर को चूज़ करना है, या ऑप्शंस ही कम कम मौजूद हैं, तो आपने वो चूज़ करना ही करना है। आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका दिल कर रहा है कि मैं आर्टिस्ट बनूँ, मैं स्कल्पटर बनूँ, मैं फिल्में बनाऊँ, मैं कुछ और काम करूँ, लेकिन आपके ये पेरेंट्स ने कहा है कि नहीं, ये वो काम नहीं करने आपने, उससे आप रोटी नहीं कमा सकोगे, पैसे नहीं कमा सकोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत फिक्रा सुनने में आया था। तो उससे आपकी और कोई आपके पास कंड्यूट मौजूद नहीं था, और वो कंड्यूट मौजूद ना होने की वजह से होता ये था कि आपकी जो एंग्शियस लेवल्स हैं वो बढ़े हुए होते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था। आज एक अवेयरनेस आई है लोगों के दरमियान और स्कूल्स के दरमियान कि नहीं, आपने एक पर्टिकुलर जो एंग्जाइटी है या एक मेंटल वेलबींग है, एक फिजिकल वेलबींग, एक मेंटल वेलबींग है, उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है।
और उसके लिए डिफरेंट तरीकाकार स्कूल्स अपने अडॉप्ट करते हैं कि बच्चों को इस किस्म के मौके दिए जाएं, ऐसे लोग दिए जाएं, ऐसे करियर काउंसलर्स, ऐसे वेलबींग काउंसलर्स के साथ एक्सेस उन तक पहुंचाई जाए कि वो जाके अपने दिल की बात कर सकें, भड़ास निकाल सकें, अपना वो जितना साउंड बोर्डिंग कर सकें, जाके उनके पास एक आदमी हो जो कि सुनने वाला हो उनकी बात और कोई थोड़ा बहुत मशवरा देने वाला हो। तो इसको एक हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि 35 साल से जिनकी कम हो रहा है, ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है यूथ है, एक यूथ बल्ज है। अब आपने उस यूथ बल्ज को कहीं ना कहीं किसी काम पर लगाना भी है, आपने उससे काम करवाना भी है, एंड आपने उसको पॉजिटिव तरीके से उसकी जो एनर्जीज है उसको चैनलाइज करना है। वो भले फैक्ट्रीज में हो, वो भले आपके दफ्तरों में हो, वो भले स्टूडियोज में हो, रोड्स में हो, जहां पर भी हो, आपने उस पर्टिकुलर जो यूथ है उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना। और ये बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, हर जो मिनिस्टर साहब हैं वो ये बात कहते हैं कि जी डबल एज सोर्ड है, कि एक पॉजिटिव तरीके से भी पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिवली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो एवेन्यूज हैं वो खुल रहे हैं लोगों के लिए, लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है मुख्तलिफ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, और इसके ऊपर बात भी होनी शुरू हुई है। यस, इश्यूज हैं, खासतौर पे अगर हम इसको लिंक अप करें वही टेक्नोलॉजी के साथ, एंग्जाइटी के साथ, बिल्कुल एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगेन जिस तरह मैंने बात की थी कि अटेंशन स्पैन जो है वो लोगों के वो कम हो रहे हैं, थेरेपिस्ट्स के दफ्तर भरे हुए हैं, थेरेपिस्ट के दफ्तर बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी जो चांदी है वो लगती चली जा रही है। अच्छा जो थेरेपिस्ट है वो टाइम देने को तैयार नहीं है आपको, और लोग थेरेपीज करवाने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वो जो एक पहले खौफ था, एक टैबू था, एक खौफ था, वो लोगों का कम होता चला जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड भी है, बट एक नेगेटिव साइड भी है कि और एज ए पेरेंट वो पेरेंट के लिए कितना चैलेंजिंग है। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इस सेंस में है कि अगर मैं अपने बचपन में देखूं तो हमारा जो वालिद साहब के साथ जो इंटरेक्शन होता था, या इवन जो माँ के साथ इंटरेक्शन था, माँ के साथ इंटरेक्शन ज्यादा था, घर में था। बाप के साथ इंटरेक्शन होता था कि वो वकालत करके आते थे शाम के टाइम, और एक उनका रोब दबदबा भी था। कम बात होती थी, बात होती भी थी तो सिर्फ और सिर्फ बात होती थी पढ़ाई के ऊपर, आज पढ़ाई क्या की, कल पढ़ाई कितनी करनी है, और आगे क्या करना है, और कितने मार्क्स ले रहे हो, और कितने मार्क्स ले रहे हो, अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होती थी कि गपशप लगाने की कि यार माहौल किस किस्म का है, कौन सा शो देख रहे हो आजकल। जिस तरह से हम लोगों ने अब बात अपने जो बच्चों के साथ करनी शुरू की हुई है कि इंटरेस्ट किस चीज में है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, मे बी go into the park and have just a stroll over there। बाप के साथ स्ट्रॉल करना, वॉक करना एक कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी कि नापसंदीदा एक्टिविटी एटलीस्ट मैंने बचपन में देखी हुई है। आजकल का बच्चा जो है वो, और आजकल के पेरेंट्स जो है वो खुद बेचारे सेशंस ले रहे हैं ऑन पेरेंटिंग। तो एक मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइड है इसकी कि इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन बीइंग, इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग एज पाकिस्तानीज, इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग एज पेरेंट्स, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है। बट जहां तक बात एक्सेस टेक्नोलॉजी की, और वही टेक्नोलॉजी जो क्रीप इन कर रही है उसमें स्कूल्स के अंदर, ये ऐसे ही है कि आपने वो जैसे कहते हैं ना, वो एक मुहावरा से बना हुआ है कि खोते के ऊपर किताबें आपने लाद दी है। आपने टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इम्प्रेगनेट कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में कर दी गई है, या कुछ इंस्टीट्यूशन में कर दी गई है, कि उसकी जो अफादियत है ना वो आप देख नहीं रहे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे लगा हुआ है कि जी लैपटॉप्स कितने हैं, वो जो टैबलेट्स हैं, ये क्रोम बुक्स हैं, वो कितनी मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर, उन क्रोम बुक्स, उन लैपटॉप्स। तो these are some lovely thoughts, Salim. I'm sorry I had to cut you short. I just want your final thoughts on the fact कि क्या as a father आज आप अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं in comparison to how your father knew you when you were the same age? अच्छा, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट रादर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता बिकॉज मेरे वाले साहब जिंदा नहीं है, और उनकी डेथ आज से 94 में हुई थी, और 31 साल पहले। तो वो मेरे बारे में कितना जानते थे जब उनकी डेथ हुई थी, या आपका रिलेशनशिप उनके साथ जो था उसमें जो फ्रैंकनेस लेवल थी, जो आपने कहा कि कम थी, रोब था, दबदबा था, बट बहरहाल एक रिलेशनशिप था। जी बिल्कुल ऐसे। उसमें what I'm trying to say is कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल था, right, वो क्या बेहतर था? क्या आप
आप आपके वालिद को और आपके वालिद आपको, आपका जो एक बॉन्ड था या एक अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे की, वो बेहतर थी, या जो आज आपकी और आपके बच्चे इब्राहिम और हमदा के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है या जो बॉन्ड है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम योर एंड, फ्रॉम देयर एंड, क्या वो आपको और आप ओवरऑल आपके रोल को उतना ही अप्रिशिएट कर पा रहे हैं जितना कि हम अपने पेरेंट्स के रोल को करते थे? एक तो बात ये है कि इस सवाल का जवाब जो है ना उनको देना चाहिए, बिकॉज देखिए मेरे बारे में एक सवाल हो रहा है, तो जवाब देने के लिए जो मजाज हैं वो पे बच्चे हैं, वो दे आर द बेस्ट जजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर, कि मैं एज ए पेरेंट जो है मेरा रोल जो है उनकी ज़िंदगी में किस किस्म का है। एक चीज़ अलबत्ता मैं कह सकता हूँ कि जिस थोड़े से हम लोग जब अपने बात से बात करते थे या फादर से बात करते थे, तो एक रिस्ट्रेन होता था। आज के बच्चों में क्या वो रिस्ट्रेन मौजूद है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगेन बेस्ट जजेस वो लोग हैं, बट मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं या जो ऑफ कोर्स एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, या फॉर दैट मैटर चले मेरे से साथ ना करते हो, जिस लेवल की एक्सप्रेशन उनकी अपनी माँ के साथ है, वो मैं समझता हूँ कि उस लेवल की एक्सप्रेशंस हमारे हाउस होल्ड में जब मैं बचपन में था तो वो मैंने नहीं देखे थी या एक्सपीरियंस नहीं किए थे। आई थिंक ये एक तब्दीली आई है कि जो इंटरेक्शन है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, बट क्या ये सिर्फ महदूद है पर्टिकुलर सर्टेन हाउस होल्ड्स तक, सर्टेन लोगों तक? बिकॉज देखिए फैलना चाहिए माशरे के अंदर। आप डेवलप किसी भी माशरे को उस वक्त ही करते हैं कि जबकि मासेस जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, एक्सपीरियंस करने की और ये कहने की कि मैं ये एक्सप्रेशन कहाँ पे एक्सप्रेस कहाँ करते हैं आप? फोरम्स पे करते हैं ना? जी जी ठीक है ना? राइट आई रिमेम्बर मेरे एक कॉलीग थे टेक्नोलॉजिक्स में, जी जी और वो अपने घर में एक बैठक करते थे हर हफ्ते। राइट आई डोंट नो अब वो करते हैं कि नहीं, ही इज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट। राइट तो उनके घर में एक बाहर एक चटाई पर दाव तकिए लगते थे और उनके फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स आकर वहां बैठ के बैठक में बातें होती थी, ठीक है सिर्फ एक गपशप। राइट और मैं कभी उसमें शामिल नहीं हो पाई, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर एक रेगुलर प्रैक्टिस थी ठीक है कि हम वहां पर बैठकर लोग, एजुकेटेड लोग, आपस में एक गुफ्तगू करते थे। आज वो गुफ्तगू जो है वो हो रही है चैट बॉक्सेस के अंदर, राइट ग्रुप चैट्स के अंदर। बिल्कुल ठीक ठीक है ना? और मुझे बहरहाल ये लगता है कि द कॉन्स, एंड यू कैन डिसएग्री, मुझे ये लगता है कि आज पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, whether it is for fathers or for mothers। आज जो रोल फादर्स और मदर्स दोनों प्ले कर रहे हैं बच्चों की लाइफ में, उसकी अप्रिसिएशन वो नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे थे, एंड ऑफ द डे बहरहाल उनके लिए थैंकफुल थे। हमारे दिल में एक कदर थी कि हमारी माँ किचन में इतनी देर खड़ी होकर खाना पका रही है, या हमारे वाले सारा दिन दफ्तर से होकर आए हैं, वो थके हुए हैं। आज का जो बच्चा है वो एक माँ या बाप को evaluate करता है in monetary terms, मेरा ये ख्याल है, and I may be wrong। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना जी? So और मुझे लगता है कि इस सब में कहीं ना कहीं हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो डिटीरियोरेट हुआ है। वाइल बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं और टीचिंग बहुत आसान हो गई पोस्ट कोरोना। 2019 के बाद जिस तरह से आज हम क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं वो एक टीचर के लिए कई हद तक काफी आसान हो गया, लेकिन एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया एट द सेम टाइम कि वो उसको किस तरह से मॉनिटर करे। बच्चे को, आपको नहीं पता कि बच्चा जब एक कंप्यूटर पे बैठा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो चैट कर रहा है, क्या उसने एक सेपरेट विंडो में वीडियो खोली हुई है। राइट और फिर चैलेंजेस हैं जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो काम प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है, या एक उसमें प्लेजरिज्म है, वो चैट जीपीटी या किसी और चैटबॉट से इंफॉर्मेशन लेकर उसको शेयरली डाल दिया गया, पेस्ट कर दिया गया। सो आई थिंक ये सवाल आप सबके लिए भी है, इसको हम कॉन्वर्सेशन को ओपन एंडेड छोड़ते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस, एंड एक गुफ्तगू हमने की है और कोशिश की है कि ये गुफ्तगू
बहुत दफ़ा पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी मैंने पेरेंट्स के साथ की और बहुत से पेरेंट्स ने मेरे साथ की। एज एन एजुकेशनिस्ट हमने स्टाफ रूम्स में बैठ के आपस में ओवर अ कप ऑफ टी भी की और एज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स हमने टी रूम्स में बैठकर भी की। और यही कॉन्वर्सेशन मैं चाहती थी कि हम आप तक लेके आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।